तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो गाइस, अभी हम लोग अपनी क्लास में यूनिट नंबर 2 कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में इस पे एक सेशन ऑलरेडी ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। तो आप लोगों ने वो भी बहुत अच्छे से देखा होगा। अब हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 का कंटिन्यू कर रहे हैं, और जो टॉपिक्स हम लोग अभी कवर करने वाले हैं अपने सेशन में, एक तो हम पढ़ेंगे सप्लाई कंसेप्ट, यानी सप्लाई क्या होता है उसके बारे में जो भी बेसिक आइडियाज है वो, एंड दूसरा उसके इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई का उन दोनों का इक्विलिब्रियम। व्हाई वी स्टडी दिस टॉपिक? बिकॉज हमारे गाइस आगे चल के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे डिमांड सप्लाई से रिलेटेड, और भी और एक्सटेंडेड वर्जन है हमारे पास पढ़ने के लिए। बट उनको समझने के लिए तुम्हें ये बेसिक आइडिया लेने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ भी आपसे एक हेडिंग वाइज चीजों को डिस्कस करेंगे अपन लोग कि क्या क्या चीज है, क्योंकि देखो जो सिलेबस हमें दे रखा है ना उससे हमें पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, लेट्स बिगिन। ठीक है, तो अभी जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं बेटा, हेडिंग आप लिखोगे यहाँ पे सप्लाई, कि बेसिकली सप्लाई क्या होती है। ठीक है, जो जो सप्लाई कंसेप्ट होता है, सप्लाई का मतलब हो जाता है कि कोई भी कमोडिटी मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, कोई भी कमोडिटी, लेट सपोज हमने बोला कोई मोबाइल फोन, तो अगर उसका कोई सेलर है तो क्या वो सेलर मार्केट में उस कमोडिटी को अवेलेबल करा रहा है, तो इसका मतलब होता है ओनली सप्लाई। और ये सप्लाई वर्ड जो है एक्सटेंड होगा क्वांटिटी सप्लाई से। अब क्वांटिटी सप्लाई क्या होता है? अगर तुम प्राइस और क्वांटिटी का किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर देते हो जो कि पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप भी होता है, तो उससे आप क्वांटिटी सप्लाई बोलते हो। इसका मतलब एट अ पर्टिकुलर प्राइस द सेलर ऑफ द कम्युनिटी और द सर्विसेज ऑफ द, ठीक है, सर्विसेज मतलब सेलर ऑफ द गुड एंड सेलर ऑफ द सर्विसेज उस कम्युनिटी को मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर प्राइस पे कितना अवेलेबल करवा रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज द क्वांटिटी सप्लाई? हाउ मच द क्वांटिटी या हाउ मच अमाउंट ऑफ गुड और सर्विसेज विच इज which is provided by the seller in the economy in the market। ठीक है, तो उससे हम यहाँ पे बोलते हैं क्वांटिटी सप्लाई। अब यहाँ पे तीन चार चीज है, जैसे आपने बोला सप्लाई, एक हो गया आपका यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाई तो मैंने आपको बता दी यहाँ पे, द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड विच इज बेसिकली अवेलेबल फॉर द सेलिंग। ठीक है, गुड और सर्विसेज विच इज अवेलेबल which is available by seller। ठीक है, तो वो कितना अवेलेबल बेसिकली आपको यहाँ पे करवा रहा है। अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हमारे पास यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। सेलर्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल, व्हाट इज द अमाउंट? ठीक है, इट इज ऑल्सो रिटर्न एज दिस इज द अमाउंट, इट इज द अमाउंट। देखो ये जो चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूँ शॉर्ट नोट है, इसे आप अपने कॉपी में जरूर नोट करिएगा। जो पूरी आपकी रीडिंग्स है उससे ही मैं ये सब चीजें निकाल के आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इट इज द अमाउंट of the good or services of a good or services that seller that seller are willing and able to sell, willing and able to sell, got it? तो ये चीज आप थोड़ी सी अपने माइंड में रखना। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई बताया, ऐसे ही एक टॉपिक और आता है अपने पास में जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, और तो ध्यान रखना पेपर में ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई। मैं खुद बता रहा हूँ कि कुछ नहीं आना पेपर में, लेकिन जो आना है उसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब होता है द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ कमोडिटी, ठीक है, ऑफ गुड और कमोडिटी एंड अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। मतलब देखो, किसी भी सप्लाई को अफेक्ट करने के लिए और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, बट लॉ क्या कहता है कि अदर थिंग कांस्टेंट हो। ठीक है, और हमारे प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में यहाँ पे रिलेशनशिप होना चाहिए।
ठीक है, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये चीज आप थोड़ी सी अपने माइंड में रखिएगा। अब अदर थिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड आ जाता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज आ जाता है, मेरे प्रेफरेंसेस आ जाते हैं। अब एग्जांपल, आईफोन में तो लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होता ही नहीं है। अब आईफोन हर साल या कुछ टाइम बाद ये लोग नया निकाल देते हैं, नई सीरीज, लोग, वो बहुत महंगा होता है, लोग भाग भाग के खरीदते हैं। तो यहाँ पे फिर स्टेटस भी आ जाता है। तो जो लोगों की डिमांड और सप्लाई, ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। ठीक है, लेकिन ये बात भी क्लियर है मार्केट में कि जिस चीज का प्राइस सबसे ज्यादा होगा, प्रोड्यूसर्स आर इंटरेस्टेड टू सेल दोज प्राइजेस, दोज कमोडिटीज। ठीक है, तो वो चीज आप यहाँ पे थोड़ी सी अपने माइंड में रखना। अगर मैं आपसे जनरली बात करूं सप्लाई कर्व की, तो सप्लाई कर्व कुछ इस प्रकार का हो सकता है आपका। ठीक है, लेट सपोज जनरली, ये तो आपने बोला, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी, सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। ठीक है बेटा, एंड दिस इज नो डाउट द सप्लाई कर्व। ठीक है, हम इसे कर्व बोलेंगे। ऑल्सो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, अभी के लिए स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। अभी जब आप आगे पढ़ोगे तो सप्लाई फंक्शंस के डिटेल में पढ़ोगे। आपका सप्लाई एक्चुअली होती कि आप देखो आगे चल के अपन लोग क्या पढ़ेंगे कि सप्लाई निकल के कहाँ से आती है। ठीक है, तो सप्लाई जो होती है वो प्रोड्यूसर की साइड से तो होती है, प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, देन सेलर को देता है। तो पूरा प्रोसेस अपन लोग अपनी आगे की क्लासेस में स्टडी करेंगे। समझ में आगे मेरी बात? अच्छा, इसको हम बोलेंगे सप्लाई कर्व, दैट इज नोन एज सप्लाई कर्व। ठीक है बेटा, दिस इज बेसिकली सप्लाई कर्व। अच्छा, हमारे पास क्या होता है, दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है सप्लाई, एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई और एक होता है मार्केट सप्लाई। फर्क होता है, मान लो हमारे एक, मतलब मैं हेडिंग लिख रहा हूँ आपके लिए, ये वो बेसिक आइडियाज है। जब आप बुक्स को रीडिंग्स को देखोगे तो आपको ये हेडिंग वाइज मिलेगा। ठीक है, एक होता है आपका मार्केट सप्लाई, एक होता है आपका इंडिविजुअल सप्लाई। ठीक है, तो दो प्रकार के यहाँ पे सप्लाई कंसेप्ट आते हैं, मार्केट सप्लाई और इंडिविजुअल सप्लाई। ठीक है, तो व्हाट इज द इंडिविजुअल सप्लाई? मान लो यहाँ पे एक एजेंट ए है। ठीक है, एग्जांपल, मार्केट में कमोडिटी का प्राइस है 1 2 3 4 5। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इस इन प्राइसेस पे ऑब्वियसली बात है मार्केट में सेल कर रहा होगा। उसकी क्वांटिटी सप्लाई, लेट सपोज मान लो क्वांटिटी सप्लाई है 5 10 15 एंड 25। जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाना है उसकी सप्लाई बढ़ती जा रही है। तो दिस इज इंडिविजुअल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बी भी ले आऊं, सी भी ले आऊं, डी भी ले आऊं और फिर इन सबको ऐड कर दूं, मार्केट सप्लाई भी कर दूं, तो प्राइस तो सेम रहेंगे, बट आफ्टर दैट द क्वांटिटी सप्लाई बाय द इंडिविजुअल एजेंट्स, मान लो इनकी भी कोई है, दैट इज इसकी है 8 16 24 एंड 24 32 40। मैं जानबूझ के इस टाइप का ले रहा हूँ कंसेप्ट। ठीक है, इनकी भी कुछ होगी, इनकी भी कुछ होगी। तो ध्यान रखना, जो मार्केट सप्लाई होती थी, जैसे सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल एजेंट, वेर आई, आई मतलब ए बी सी डी को डिनोट कर रहा है, तो दिस इज द मार्केट सप्लाई। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज द मार्केट सप्लाई। आप इसे क्यू कह सकते हो टेक्निकली एंटायर। तो यहाँ पे क्वांटिटी आ गई। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं पहला वाला एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ये 10 है, इसे आप 12 मान लो, तो ये हो गई आपकी 10। ठीक है, 20 30 35, तो पहली वाली आपकी 35 हो गई। तो ये आपको दिख रहा होगा एट प्राइस 1, आपको दिख रहा होगा एट प्राइस 1। जो एजेंट 1 है सी वो 5 बेच रहा है, एजेंट 2 जो है वो 8 बेच रहा है, एजेंट सी जो है 10 बेच रहा है, एजेंट फोर जो डी जो है वो 12 बेच रहा है। लेकिन ये लोग मिलके मार्केट में 35 क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम जो पढ़ रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन वाली बात पढ़ रहे हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मोर देन वन फर्म्स होती है। ठीक है, बहुत सारी फर्म्स होती हैं, या बहुत सारे सेलर्स होते हैं। अभी हम आगे चल के बहुत डिटेल में इन सब चीजों को स्टडी करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? समझ में आ रही मेरी बात आपको अच्छे से? तो अब अगर मैं बात समझो, अगर मैं इसका यहाँ पर डायग्राम बना लूँ आप लोगों के लिए, लेट सपोज ये इंडिविजुअल सप्लाई बनाऊंगा, ये मार्केट, ये एक एजेंट की हो गई, और थोड़ा थोड़ा छोटा बना देता हूं मैं इसको। ये एक एजेंट के लिए हो गई, ठीक है, ये दूसरे के लिए हो गई,
दो, ये तीन, और लेट सपोज ये ऐसे थे, ठीक है, ये चारों की हो गई, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा कंप्लीट सप्लाई। तो ये जो है, ये एजेंट ए का है, दिस इज एजेंट ए सप्लाई, दिस इज एजेंट बी सप्लाई, दिस इज एजेंट सी सप्लाई, दिस इज एजेंट डी सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाई दोनों का आएगा, क्वांटिटी सप्लाई सबका अलग अलग आएगा, ठीक है। प्राइजेस रिमेन सेम, ठीक है, प्राइस में कोई बदलाव नहीं रहेगा, ठीक है। लेट सपोज इनका सप्लाई फंक्शन कुछ ऐसा है, 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 जनरली सबका अलग अलग सप्लाई फंक्शन, ठीक है, एग्जाम्पल। तो लेट सपोज अब ये क्या है, ये आपका मार्केट है, दिस इज योर मार्केट सप्लाई, दिस इज योर मार्केट सप्लाई। तो इनका जो होगा ये बहुत ही फ्लैटर होगा, मतलब सबसे ज्यादा, क्योंकि एट सेम प्राइजेस दे आर सेलिंग, सबकी क्वांटिटी मिला के, ठीक है। तो इस प्राइस P1 पे या 1 पे दे आर सेलिंग 35 क्वांटिटी, बट जो कि इनकी नहीं रही होगी, मान लो इसकी रही है 5 की क्वांटिटी, और इसी प्राइस 1 पे इसकी रही है 8 की क्वांटिटी, इसी प्राइस पे इनकी क्वांटिटी लेट सपोज मान लो, जनरली एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, वैसे तो ये थोड़ा सा और बदल जाएगा, ठीक है, मतलब बदलता रहेगा और ऐसे ही है, लेकिन ये मान लो 15 की, लेकिन जब तुम सबको सम अप कर दोगे तो ये सप्लाई फंक्शन होगा। तो हमें मान के चलेंगे कि मार्केट सप्लाई कर्व इज मोर फ्लैटर देन एनी इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल सेलर सप्लाई। समझ में आगे मेरी बात आपको बेटा? ये चीज आप थोड़ी सी अपने दिमाग में रखना, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। तो एक चीज और है, जो मार्केट सप्लाई होगा, ये जो आपका मार्केट सप्लाई होगा, इट इज अ हॉरिजॉन्टली एडिशन, हॉरिजॉन्टली एडिशन ऑफ ईच मार्केट, ऑफ ईच सेलर और एजेंट, ठीक है। सबका अगर सम अप कर लो तो वो उनका सप्लाई फंक्शन यहाँ पे बेसिकली आ जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोला मैंने आपको बेटा यहाँ पर? तो ये जो जितनी चीजें मैं सिखा रहा हूँ इनको बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप लोग एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की तरफ जाओगे, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स की तरफ जाओगे, कभी कभी ऐसे बेसिक क्वेश्चन ही फंसा देते हैं। हाँ, वो बेसिक क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड पूछे जाएंगे, बट अगर यही नहीं पता तो मामला खराब है आपका, ठीक है। ठीक है, तो अब जो हम टॉपिक यहाँ पढ़ रहे हैं दैट इज हेडिंग है यहाँ पे शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, ठीक है, शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। देखो दो बातें होती है, एक होता है शिफ्टिंग, एक होता है मूवमेंट, ठीक है बेटा, क्या बोला मैंने? एक होता है शिफ्टिंग और एक होता है मूवमेंट। तो जो मूवमेंट होता है वो तो होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाई, मतलब दोनों एक्सिस में चेंज आना चाहिए। बट जो सप्लाई, जो शिफ्टिंग होता है सप्लाई कर्व का किसी भी चीज का, उसमें क्या होता है, एक एक्सिस की चीज, मान लो वाई एक्सिस पे प्राइस है तो प्राइस कांस्टेंट रहेंगी ऑफ दैट कमोडिटी, और उसकी क्वांटिटी चेंज होगी। मान लो मैं ऐसा कुछ आपसे कह रहा हूँ, लेट सपोज मैं आपको कुछ ये बात कह रहा हूँ, मान लो दिस, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली प्राइस, दिस इज क्वांटिटी सप्लाई, और ये हमारा एग्जांपल अपर स्लोपिंग डायग्राम मान लो इसे, ये हमारा सप्लाई कर्व था, ठीक है। तो द प्राइजेस, मान लो ये कोई इक्विलिब्रियम, मतलब जनरली हमने कोई भी पॉइंट मान लिया P1 एंड Q1 मान लिया, अब क्या होगा, विदाउट एनी रीजन या विद रीजन आप कह सकते हो, कुछ ऐसा होगा इकोनॉमिक के अंदर, योर सप्लाई विल शिफ्ट टू दी इधर राइट, और कैन से दैट डाउन, और इट विल शिफ्ट टू दी लेफ्ट और अप, ठीक है। मतलब या तो ये इधर की तरफ शिफ्ट होगी या फिर ये इधर की तरफ होगी, राइट। तो देर आर सम फैक्टर्स जो इस चीज को चेंज करते हैं, मतलब तुम ध्यान रखना, अ, अगर फेवरेबल चेंज होगा, फेवरेबल चेंज इन फैक्टर्स, जो फैक्टर्स मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, तो इट विल शिफ्ट टू दी डाउन, शिफ्ट टू दी डाउन और राइट, ठीक है, शिफ्ट
टू डाउन भी कह सकते हो और आप इसको राइट भी कह सकते हो, ठीक है। और अगर ये अनफेवरेबल चेंज है, इन फैक्टर्स, जो भी मैं फैक्टर्स की बात अभी करूंगा, तो इट विल शिफ्ट टू दी टू लेफ्ट और या अप और लेफ्ट। ठीक है बच्चा, तो ये चीज आप थोड़ी सी अपने माइंड में रखना। एंड व्हाट आर दी फैक्टर्स हियर, तो वो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ कि जो फैक्टर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो जैसे एक हो गया आपका इनपुट प्राइस, ठीक है, एक आपका फैक्टर हो गया इनपुट प्राइजेस, ठीक है बेटा। क्योंकि इनपुट प्राइसेस क्यों, मान लीजिए कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है, मैंने बोला ना हम मार्केट की बात कर रहे हैं, सेलर्स की बात कर रहे हैं, बट जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। वो हम आगे चल के पढ़ेंगे जब मार्केट्स का मेन कंसेप्ट आएगा, प्रोडक्शन थ्योरी जब हमारी आगे चल के आएगी, तो वही वाली बात है, फेवरेबल चेंज अगर होगा तो ये चीज तो आप ध्यान रखना। अब बस इनमें इनपुट प्राइसेस का अगर फेवरेबल चेंज होगा तो इट विल शिफ्ट टू दी राइट। अगर अनफेवरेबल अनफेवरेबल चेंज है, इनपुट प्राइसेस का मतलब प्राइस महंगे हो रहे हैं, तो वी आर प्रोड्यूसिंग लेस क्वांटिटी, एंड अगर कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे तो बेटा उसके सप्लाई लेफ्ट शिफ्ट होगी। दूसरा फैक्टर है हमारा टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। उसके बाद अपना आता है एक्सपेक्टेशन। बस ये बात ध्यान रखना, इनमें हमारा फेवरेबल चेंज है या अनफेवरेबल चेंज है, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ सेलर्स ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है। एंड आफ्टर दैट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। जैसे टैक्स सिस्टम है, सब्सिडी है, टैक्सेस है, मान लो कोई ऐसी कम्युनिटी जिसपे बहुत ज्यादा टैक्स अब लगने लगा है, ठीक है, बट कंज्यूमर को समझाना थोड़ा मुश्किल है, या इमीडिएटली, क्योंकि ऐसा हो गया कि कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है, बन रही है, ठीक है, या मार्केट में सेलर सेलर पे अगर आज टैक्स लग गया तो वो आज लग गया, बट कंज्यूमर के लिए जो मार्केटिंग करी गई थी वो पहले हुई थी, मार्केटिंग पहले हो गई, वहां पे उसको कंज्यूमर को बोला कि जी ये प्राइस है, बट जो कंज्यूमर जब लेने आया तो उसको ज्यादा प्राइस दिखा, तो ये भी एक रीजन हो जाता है, फिर उनका स्टॉक बच जाएगा, देन वो आगे सेल आउट नहीं होगा। तो ये चीज आप थोड़ी सी अपने माइंड में रखना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पर, ठीक है। तो दीज आर दी फैक्टर जिनकी वजह से आपका सप्लाई चेंज होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं सप्लाई डिमांड टुगेदर, ठीक है, तो राइट द हेडिंग द सप्लाई एंड डिमांड टुगेदर, ठीक है बेटा, सप्लाई एंड डिमांड टुगेदर। अब इसका मीनिंग क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड टुगेदर का मतलब क्या हो जाता है, इसका एक आसान सा मतलब ये हो जाता है, जैसे आपने बोला कि सर मेरा जो डिमांड है इट इज फंक्शन ऑफ प्राइस और वो इनवर्सली रिलेटेड है। फिर आपने बोला कि सर हमारा जो सप्लाई है दैट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस अगेन, बट वो पॉजिटिवली रिलेटेड है। मतलब इसका डायग्राम अपवर्ड बनेगा, मतलब इसका डाउनवर्ड बनेगा, इसका अपवर्ड बनेगा। अब उन दोनों को अगर तुम कंबाइन कर लो तो लेट सपोज अगर तुम कह दो कि सर अगर वो दोनों चीजें कंबाइंड है, लेट सपोज मान लिया, ये एग्जांपल, ये है एग्जांपल, ठीक है। तो ये हो गया अपना प्राइस और ये हो गया अपना क्वांटिटी, ठीक है बेटा। और आप इसको जनरली अगर बोलो तो एक होगा अपवर्ड स्लोपिंग, ये हो गया सप्लाई फंक्शन, ठीक है, और एक हो गया आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये हो गया डिमांड फंक्शन, ठीक है बेटा। पता है इकोनॉमिक्स की खास बात यही है, अगर आप में से किसी को लगता है ना कि क्या मुझे इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से, क्या मुझे इकोनॉमिक्स समझ में आ पाएगी नहीं आ पाएगी, ये इस चीज पे डिपेंड करती है कि आपको कर्व कितने अच्छे समझ में आते हैं, आप कर्व के बारे में कितना अच्छा अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है, या डायग्राम कितना आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। तो दिस इज बेसिकली इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है एंड दिस इज बेसिकली इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यू नो आगे चल के जब आप सेमेस्टर 3 में जाओगे, ठीक है, सेकेंड ईयर में जाओगे, या अगर आप में से कुछ लोग मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करते हो, यानी आज से 3 साल बाद की बात कर रहा हूँ, यही टॉपिक रिपीट होगा, बट क्या होगा उस टाइम एक पूरा कंडीशंस बना के आप लोगों को देंगे। तो जो अंडरस्टैंडिंग अगर आप आज ले रहे हो, मतलब कोई बोले व्हाट इज द मार्केट इक्विलिब्रियम,
कोई बोले आपसे व्हाट इज द मार्केट इक्विलिब्रियम, तो आपको एक ही बात बोलनी है कि मार्केट इक्विलिब्रियम इज व्हाट, टोटल डिमांड इज इक्वल्स टू टोटल सप्लाई। व्हाई वी यूज द टर्म टोटल डिमांड टोटल सप्लाई? अभी आपने मार्केट सप्लाई पढ़ा था और लास्ट क्लास के अंदर मार्केट डिमांड पढ़ा था। हमें इंडिविजुअल डिमांडर इंडिविजुअल सप्लायर से मतलब नहीं है यहाँ पे, हमें मतलब है मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई से, ठीक है। तो टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई, ठीक है। तो दिस इज समेशन ऑफ क्यू आई डिमांड वाला इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू आई सप्लाई वाला, वेयर आई इज 1 to n, वेयर आई इज 1 to n। आर यू गेटिंग माय पॉइंट हियर व्हाट आई एम सेइंग गाइस? क्या मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, क्या कह रहा हूँ, तो वो चीज आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गया, देन यू विल गेट द इक्विलिब्रियम प्राइसेस, जिसको आप लोग डिनोट करोगे पी स्टार से, और एक आ जाएगा आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो फिर जिसे आप डिनोट करोगे क्यू स्टार से, ठीक है। तो ये पी स्टार एंड क्यू स्टार कुछ इस प्रकार यहाँ पे डिनोट किया जाएगा, एंड नो डाउट दिस इज इक्विलिब्रियम, तो ये बैलेंसिंग एरिया पे भी है, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैटर करती है। जो मार्केट इक्विलिब्रियम होता है, ये एक ऐसा इक्विलिब्रियम प्राइस होता है कि जो क्वांटिटी ऑफ गुड होती है दैट बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एग्जैक्टली द क्वांटिटी, एंड सेलर्स आर आल्सो विलिंग टू बाय। मतलब कोई बोले व्हाई पी स्टार, व्हाट इज द पी स्टार, तो ये पी स्टार वो है, बोथ ऑफ द एजेंट आर एबल टू ट्रेड। मतलब व्हाट इज द पी स्टार एंड क्यू स्टार, so these are those quantities where बोथ एजेंट्स, अब एजेंट्स कौन कौन से थे, मतलब एक डिमांडर है, एक सप्लायर है, आर एबल टू ट्रेड, आर एबल टू ट्रेड, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एबल टू ट्रेड, ठीक है, एट अ टाइम, आपस में दोनों को ट्रेड करने के लिए रेडी हैं और ट्रेड वो वहां पे कर रहे हैं। समझ में आगे मेरी बात आपको? तो ये चीज आप अपने माइंड में थोड़ा सा रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। कभी कभी एक टॉपिक यहाँ पे आ जाता है, सरप्लस का टॉपिक, डेफिसिट्स का टॉपिक, तो अभी हम उसको आगे चल के पढ़ेंगे। जैसे एक छोटी सी बात आ जाती है ना। अब यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं बेटा, एक होगा अपना यहाँ पे सरप्लस, ठीक है, या आप कह सकते हो डिस इक्विलिब्रियम, ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम, एक होगा अपना यहाँ पे डिस इक्विलिब्रियम। अब डिस इक्विलिब्रियम के अंदर दो बातें होंगी, क्या क्या होंगी बच्चा? पहली चीज होगी हमारे पास यहाँ पे सरप्लस। अब सरप्लस क्या होता है, देखो सरप्लस जो होता है वो तब क्रिएट होता है, मतलब दो सिचुएशंस हो जाती हैं, या तो सप्लायर बहुत, मतलब ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की डिमांड नहीं कर रहे होते हैं। मान लो सप्लायर्स आर अनेबल, या वो डिमांडर्स आर अनेबल टू बाय, एक ये एक ये चीज आ जाती है, ठीक है। या फिर जो प्रोड्यूसर है, जनरली आप मान के चलो सप्लायर जो होते हैं वो सेल नहीं कर पाते उस पर्टिकुलर प्राइस पर, मतलब आप इस बात को लिख भी लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी, दैट इज इट इज अ सिचुएशन वेयर सप्लायर, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, कलर बदल के रेड कर लेते हैं। इट इज अ सिचुएशन वेयर सप्लायर आर अनेबल आर अनेबल आर अनेबल टू सेल to sell all they want, unable to sell all they want at the going price, at the going price, ठीक है, एट द गोइंग प्राइस, ये जो सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। अब मान लो वो नहीं कर पा रहे, तो ये हमारा सरप्लस हो जाएगा, और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, दैट इज द क्वांटिटी सप्लाई इज मोर देन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, ये वो भी सिचुएशन हो सकती है। दूसरी हमारे पास होती है शॉर्टेज, तो शॉर्टेज भी कुछ इसी प्रकार से आती है। शॉर्टेज का भी मीनिंग बेटा यही हो जाता है कि समटाइम्स, जनरली समटाइम्स द डिमांडर्स आर अनेबल, डिमांडर आर अनेबल
डिमांडर्स आर अनेबल टू बाय ऑल, टू बाय all want all they want at the going price. यानी आप इसको ये भी कह सकते हो क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो जाती है। अब दो बातें, अब जैसा सरप्लस था तो सरप्लस में सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो क्या होगा अगर सप्लाई ज्यादा है तो अगर प्रोड्यूसर चाहता है कि मुझे अपना सारी क्वांटिटी सेल आउट करनी है तो ही बेसिकली ट्राई टू रिड्यूस द प्राइसेस। वो क्या करेगा अपने प्राइसेस को रिड्यूस करने स्टार्ट कर देगा। जैसे प्राइसेस कम होने लग जाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी और है ना, डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि प्राइस कम होने लग जाएंगे। और ये सिचुएशन तब तक होती रहेगी जब तक ये अपने पुराने वाले इक्विलिब्रियम पे लेट सपोज ना आ जाए, ठीक है। देखो सरप्लस या शॉर्टेज, जैसे मैंने बोला ये सिचुएशन थी, लेट सपोज मैंने बोला ये सिचुएशन थी, तो इस सिचुएशन के भी तो मीनिंग कुछ होगा बेटा, है ना, इसका भी तो कुछ मीनिंग होगा। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। दिस इज द कंसेप्ट व्हाई वी ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो क्वेश्चन इज व्हाई वी ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। मान लो इकोनॉमी के अंदर कुछ सिचुएशन ऐसी थी, जैसे मैंने बोला ये एक करोड़ मान लिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा साइड में रख लेते हैं यहाँ पे, एक मैं यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है। लेट सपोज तो ये हो गया अपना प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी, ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी, और दिस इज द सप्लाई एंड नो डाउट दिस इज द सप्लाई, ठीक है। एंड डिमांड के लिए हम लोग रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो these आर दी थिंग्स, तो आप इनको पहले समझिएगा। दिस इज द प्राइस, दिस इज द क्वांटिटी, दिस इज द प्राइस अगेन एंड दिस इज द क्वांटिटी अगेन, राइट। so these आर दी थिंग्स, ओके। ये इक्विलिब्रियम हो गया। अब मैं काम करता हूँ, जस्ट एग्जांपल मैं एक सिचुएशन ले लेता हूँ, ये मैंने एक सिचुएशन ले ली ये वाली। अब इस सिचुएशन का मतलब क्या है बेटा, सप्लाई ये है, डिमांड ये है, क्योंकि प्राइस ये था इकोनॉमी, मतलब इक्विलिब्रियम ना होके पी स्टार ना होकर, मान लो पी स्टार नहीं है, ये पी स्टार क्यू स्टार नहीं है, इक्विलिब्रियम ना होके पी वन है, तो ये क्या हो गया, दैट इज सरप्लस। अब ये सरप्लस है, आप बोलोगे सर क्यू एस इज मोर देन क्यू डी, तो क्या होगा, क्योंकि प्राइस ज्यादा, तो क्या होगा प्राइसेस फिर कम होंगे, और प्राइस कम होंगे तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई कम होगी एंड क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी। और ये कब तक रहेगा, या तब तक रहेगा टिल यू विल अटेन योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। कब तक रहेगा बेटा, जब तक आप इक्विलिब्रियम पॉइंट अपना अटेन नहीं कर लेते। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से, तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली आपने मान लो ये वाला पॉइंट ले लिया, ये आगे चल के आपको बहुत सपोर्ट करेंगे ये सब बातें, ठीक है। ये हो गया अपना क्वांटिटी सप्लाई और ये हो गया क्वांटिटी डिमांड। तो आप बोलोगे सर क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन क्वांटिटी सप्लाई, अब इसका मतलब क्या हो जाता है, क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन क्वांटिटी सप्लाई, देयर इज अ शॉर्टेज, मतलब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, क्योंकि प्राइस कम रखे थे हमने। मान लो ये इक्विलिब्रियम था, ये P1 था, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम है। तो अब क्या होगा आपका क्वांटिटी, अब जैसे ये था प्राइस, अब क्या होगा प्राइस इंक्रीज होगा, जैसे यहाँ से प्राइस कम हुआ था वैसे वहां पे प्राइस इंक्रीज होगा, तो प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड कम होगी एंड सप्लाई इंक्रीज होगी। और ये कब तक रहेगा, व्हेन वी विल नॉट अटेन आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट P1 P स्टार और Q स्टार। आर यू गेटिंग माय पॉइंट हियर, समझ में आ गई मेरी बात आपको, तो ये चीज आप थोड़ी सी अपने दिमाग में रखना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करने हैं। तो देर आर लॉट ऑफ रीजन जिनके बेसिस पे आपकी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आ सकते हैं। ये तो वो होता है जब हमारी इकोनॉमी के अंदर लेट सपोज शॉर्टेज एंड सरप्लस है,
अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल मान लेते हैं जिससे हमारा डिमांड भी चेंज हो एग्जाम्पल, और सप्लाई भी चेंज हो। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं हमारा इक्विलिब्रियम ही चेंज हो जाए, तो वो भी कुछ हमारे फैक्टर्स यहाँ पे हो सकते हैं। मतलब तुम एक छोटी सी हेडिंग लिख लो मेरे साथ में, ठीक है, दैट इज चेंज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको मेरी? ठीक है बेटा, ये बात आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, मेरी बातों को सही से समझिएगा। यहाँ पे आ गया चेंज, एक अगली हेडिंग आप यहाँ पढ़ना, चेंज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये जो चेंज इन इक्विलिब्रियम है, ये भी तीन प्रकार का हो सकता है। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो सर, एक तो ये हो सकता है कि सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट एंड चेंज इन डिमांड, मतलब आप कह सकते हो चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई रिमेन सेम। ठीक है, मतलब सप्लाई सेम है, डिमांड चेंज हुआ है, मतलब डिमांड फंक्शन। अब आप बोलोगे सर ठीक है, डिमांड फंक्शन अगर चेंज हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है शिफ्ट हुआ होगा। ठीक है, मूवमेंट की तो हम बात कर नहीं रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द शिफ्टिंग। ठीक है, तो मान लो ये हमारे एक इक्विलिब्रियम पॉइंट में यहाँ पे पहले बनाऊंगा, ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गया। ठीक है, और यहाँ से अपन लोग ये बना दिया हमने सप्लाई फंक्शन। ठीक है, लेट सपोज, और यहाँ से बना दिया हमने डिमांड फंक्शन, ये होगी डिमांड फंक्शन। ठीक है बेटा, तो दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड, एंड अब ये था हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अभी तक तो ये था कि प्राइसेस में चेंज आ रहा था। ठीक है, समझ लो, प्राइस में चेंज आया, क्वांटिटी में चेंज आ गया, मतलब इनिशियल स्टेप। अब क्या होगा, मे बी किसी भी रीजन से, तो कोई भी रीजन हो सकता है, डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर जो हमने, डिमांड को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हमने बोले थे, वो रीजन आप बेसिकली यहाँ पे मान लो। अब मान लो कि वो इट विल शिफ्ट टू दी अप। ठीक है, जो भी फेवरेबल चेंज वहां पे रहा होगा, लेट सपोज प्राइस ऑफ दी अदर गुड चेंज हुआ है, कंज्यूमर की इनकम चेंज हुई है कोई भी रीजन से, तो आपका क्या होगा, पहले आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था E1, अब आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो गया E2। ठीक है, पहले आपका ये P स्टार था और Q स्टार था, और अब ये हो गया आपका P1 स्टार। अब ये भी इक्विलिब्रियम है। आप इक्विलिब्रियम बोलते ही कैसे हो, जहाँ पे डिमांड सप्लाई मिल जाता है, इंटरसेक्ट करता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो किसी भी रीजन से, अब अगर मान लो डिमांड में चेंज आया, और भी कैसा है कि बढ़ गए, मान लो डिमांड आपकी इंक्रीज होती है, तो देन इट विल अफेक्ट, क्या होगा, आपकी प्राइस भी इंक्रीज होगा, एंड आपकी क्वांटिटी डिमांड, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइसेस भी इंक्रीज होंगे और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बेटा यहाँ पे इंक्रीज होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट यार? क्या कह रहा हूँ मैं आपसे यहाँ पर? तो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम आ जाएगा E2 पर। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पे रहेगा, दैट इज चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड रिमेन सेम। ठीक है बेटा, तो आपकी डिमांड तो सेम रहेगी, बट आपका जो है सप्लाई चेंज होगा। मान लो मैं आप बना के रख लेता हूँ इधर। ठीक है, तो ये हो गया प्राइस और ये हो गया क्वांटिटी। ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली, अब देखो सप्लाई तो आप सेम रखो यहाँ पे। ठीक है, डिमांड हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डिमांड, ये हो गया आपका सप्लाई, एंड दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। P स्टार और ये Q स्टार, समझ में आ गई मेरी बात आपको? और लेट सपोज हमने बोला ये सप्लाई चेंज होगी। अब सप्लाई में मर्जी है आपकी, जैसे मैंने यहाँ पे डिमांड को निकेज किया, एक काम कर लेता हूँ, या मैं सप्लाई को कम कर देता हूँ। ठीक है, जानबूझ के मैं ऐसा कर लेता हूँ, सप्लाई को मैं कम कर दूंगा। तो अब जरा आप देखो यहाँ पे, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट, पहले इक्विलिब्रियम यहाँ था, अब इक्विलिब्रियम आपका यहाँ है। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि P1 स्टार प्राइस बढ़ गया एंड द क्वांटिटी कम हो गई आपकी। ठीक है, मतलब अगर आपने सप्लाई को डिक्रीज करा, लेट सपोज
तो उससे क्या होगा, आपका प्राइस तो इंक्रीज कर जाएगा एंड क्वांटिटी जो है वो आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ी सी अपने माइंड में रखिएगा। ये हो गया। और इसके आप सिनेरियो बदल सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे सिचुएशन चेंज कर सकते हो। जैसे इस वाले केस में आपका, जैसे एग्जांपल इस वाले केस में आपका जो सप्लाई है वो सेम है, बट डिमांड आपका यहाँ पे कम हो रहा है क्योंकि आपने डिमांड को बढ़ाया है। अब मान लो आप डिमांड को कम करते हो तो इम्पैक्ट बदल जाएगा। इस वाले केस में भी आपने डिमांड सप्लाई को कम किया है, मान लो आप सप्लाई को बढ़ाते हो तो फिर कुछ और रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो देयर आर बेसिकली रिजल्ट। ठीक है, तो ये रिजल्ट होंगे जो थोड़े से यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। समझ में आई मेरी बात आपको बढ़िया तरीके से? एक बात हो गई। अब एक सिचुएशन और बेसिकली शिफ्ट इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई कैन से दैट साइमल्टेनियस चेंजेस। ठीक है, तो आप कह सकते हो शिफ्ट बोथ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, शिफ्ट बोथ डिमांड एंड सप्लाई, राइट। अब मान लो अपन लोगों ने यहाँ पर डायग्राम बनाया। ठीक है, लेट सपोज यहाँ मैंने डायग्राम बनाया एग्जाम्पल, और दोनों में प्राइस एंड डिमांड दोनों में बदलाव आएगा। दिस इज माई। अच्छा, ये भी मल्टीपल वैरायटीज पे चेंज हो सकता है कि किसका चेंज ज्यादा है किसका चेंज कम है। तो अभी मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दूंगा। ठीक है, तो वो आप थोड़ा सा माइंड में रखना, उस एक एग्जांपल से आप शायद चीजों को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, और ये हो गया अपना। ठीक है, ये हो गया अपना डिमांड, राइट। तो दिस इज द सप्लाई एंड दिस इज द डिमांड, और ये हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये हो गया पी स्टार पी, ये हो गया क्यू, तो ये हो गया क्यू स्टार। ठीक है, तो ये जनरली आप अपने माइंड में रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम ये बोलते हैं कि डिमांड, ये सप्लाई, सप्लाई भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, एंड डिमांड भी इंक्रीज हुआ, दोनों में इंक्रीमेंट आया। ठीक है, देखो बहुत सारे केसेस बनेंगे यहाँ पे, हम सारे केसेस की बात नहीं करेंगे, हम एक केस समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने बोला कि चेंज इन सप्लाई इज मोर देन चेंज इन डिमांड। अब यहाँ पे भी मल्टीपल सिचुएशन हो सकती है, बढ़ने में कम होने में। दो केस हो गए, फिर हर केस में दो केस फर्दर बनेंगे, तो कौन सा ज्यादा कौन सा कम। ठीक है, तो आपके 6 केसेस बन गए। तो ये चीज आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखना। अपन लोगों ने बोला कि डिमांड इंक्रीज हुआ, तो आपने बोला कि सर ठीक है, डिमांड इंक्रीज हुआ तो डिमांड ये रहा। ठीक है, हो गया ये। फिर आप कहते हो सर सप्लाई भी इंक्रीज होगा, लेकिन सप्लाई इंक्रीज मतलब वो थोड़ा ज्यादा चेंज होगा इसके अंदर, तो सप्लाई मान लो इधर चेंज आया। तो अब जरा पॉइंट्स लिए आते हैं। ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम वन। ठीक है, और ये हो गया सप्लाई टू, ये हो गया डिमांड टू। तो सप्लाई वन डिमांड, ये वन और वन, सप्लाई वन डिमांड वन वाला इक्विलिब्रियम ई वन हो गया, सप्लाई टू डिमांड टू वाला इक्विलिब्रियम आपका हो गया ई टू। ठीक है, तो ये जहां इक्विलिब्रियम मिला आप लोगों को, पी वन स्टार, और ये हो गया क्यू वन स्टार। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक ही चीज मिल जाएगी, दैट इज क्वांटिटी इंक्रीज होगी एंड प्राइजेस डिक्रीज होंगे। बट यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन चेंज इन प्राइजेस। मतलब तुम्हें ना सारी बातें बतानी है कि क्या क्या कहाँ पे किस प्रकार का इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और तो बेटा जब आप बुक्स को देखोगे तो बुक में आपको और भी कुछ थ्योरेटिकल पार्ट सीखने को मिलेगा। ठीक है, बट अगर आप इन चीजों को भी अंडरस्टैंड कर लेते हो, ये जो मैं आपको भी लिखवा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, इन्हें भी अगर आप समझ लेते हो तो बुक से तो फिर आप अपना आप इजीली अपना आंसर राइटिंग कर सकते हो। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो चीज आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा। अब ये जो मैंने आपको समझाया, मैं आपको एक टेबल के तौर पे देखो, ये तो मैंने एक केस समझा दिया। ठीक है, इसमें आपके फर्दर केसेस बन सकते हैं। और अब मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको टेबल के तौर पे समझा देता हूँ, एक टेबल नुमा चीज समझाता हूँ। ठीक है, इसमें तुम अच्छे से समझ पाओगे।
लेट सपोज मान लो ये हम रख लेते हैं अपने पास, ठीक है। अब ओपेसिटी बढ़ा लेते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, ये जरा देखिएगा, ठीक है। तो एक तो आ गया ये, प्लस इसमें मैं लाइंस बना लेता हूँ। सपोज एक अपन यहाँ बनाते हैं, ठीक है। और एक कुछ इस तरीके से बना लेंगे। एक पार्ट हो गया, एक दो तीन, ठीक है। यहाँ तो हो गया एक दो, एक हमने यहाँ बना लिया, और एक अपन लोगों ने थोड़ा सा यहाँ, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ बना लिया है एक, ये रहा दूसरा, ये रहा, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमने रखा नो चेंज इन सप्लाई, ठीक है। यहाँ रखा हमने नो चेंज इन डिमांड, ठीक है। अब यहाँ पे रखा हमने एन इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। यहाँ रखा हमने एन इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। यहाँ रखा हमने डिक्रीज इन सप्लाई, यहाँ रखा हमने डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। ये हमारा एक्स्ट्रा बन गया, ये वाला जो लाइन है, ठीक है। अब जनरली ध्यान रखना, अगर प्राइस अगर डिमांड सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया तो ऑब्वियसली बात है यू विल गेट द प्राइसेस रिमेन सेम, ठीक है। एंड क्वांटिटी जो होगी दैट इज ऑल्सो रिमेन सेम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो भी बेटा यहाँ पे क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। एंड आफ्टर दैट अगर सप्लाई इंक्रीज होती है और डिमांड हमारी सेम रहती है, तो जनरली आप इसको थोड़ा सा इमेजिन भी कर सकते हो कि मान लो हमारी सप्लाई चेंज है, जैसे ये डायग्राम है हमारी, बेसिकली सप्लाई इंक्रीज हो रही है बट डिमांड चेंज, बट डिमांड हमारी सेम है। तो बताओ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी बढ़ेगी प्राइस कम होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो प्राइस आपका रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। या आप इसको डाउन लिख लो, ज्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि वो अप एंड डाउन रहेगा, डाउन होगा। एंड जो क्वांटिटी है दैट विल बेसिकली इंक्रीज, वो अप करेगी, ठीक है। राइट भी आप कह सकते हो उसे, वो कंफ्यूजन मत होना, इंक्रीज अप राइट एक ही बात होती है, ठीक है। हम क्योंकि एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट अगर हमारा सप्लाई डिक्रीज होती है, ठीक है, बट प्राइस बट हमारी डिमांड सेम रहती है, तो उल्टा पड़ जाएगा, प्राइस आपका अप हो जाएगा एंड जो क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो आपकी डाउन हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात आपको? ये इमेजिनेशन भी रखो आप थोड़ी सी। उसके अलावा लेट सपोज डिमांड हमारी इंक्रीज होती है, सप्लाई कांस्टेंट रहती है, तो कैन से दैट प्राइस हमारा अप होगा एंड क्वांटिटी भी हमारी अप होगी। मतलब आप ये मान लो ये इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। तो ये सप्लाई, ये डिमांड, ठीक है बेटा। तो हम ये कह रहे हैं जनरली सप्लाई सेम है, डिमांड इंक्रीज हो रही, अब डिमांड इंक्रीज होती है इट विल शिफ्ट टू दी अप। तो इससे आप देखो ये भी दोनों चीजें इंक्रीज होंगी आपकी। समझ में आ रही मेरी बात? तो इमेजिनेशन रखो, क्लियर हो जाएगा उसके बाद में। अब देखो अगर सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है और डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, तो अब यहाँ पे ना दोनों में चेंज आ रहा है यहाँ से। तो ये ध्यान रखना, अब जो प्राइस है उसमें उसमें ऐसा रहेगा, एम्बिगियस चेंज होगा, मतलब केसेस बनेंगे
कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है। जैसे मैंने आपको ये वाला बताया ना, जैसे ये वाला केस बताया कि प्राइस यहाँ पे कम हो रहा है। अब एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ पे डिमांड को कम, मान लो डिमांड को ज्यादा चेंज करता, सप्लाई को कम चेंज करता, तो प्राइस यहाँ पे कुछ और रिजल्ट देता। समझ में आई मेरी बात है आपको यहाँ पे? ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखना। यदि दोनों में बदलाव आना है, जैसे हमारे पास ये चारों केसेस है, जैसे हम लोग ये प्राइस है, तो प्राइस इट डिपेंड्स कि चेंज कितना है, तो ये एम्बिगियस होगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली एम्बिगियस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? समझ में आई मेरी बात आपको? ठीक है, वो इधर है। ठीक है, इधर इस वाले केस में अभी आप चीजों को बस याद रखो, राइट, एंड क्वांटिटी यहाँ पे अप होगी। लेकिन अगर आपका डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, अब इस केस में उल्टा हो जाना है। अब इस केस में उल्टा हो जाना है। अब यहाँ पे प्राइस तो अप शिफ्ट होगा, बट अब ये बात कंफर्म होगी कि किसमें कितना ज्यादा चेंज है, उससे हमारी क्वांटिटी एम्बिगियस होगी। ठीक है, ठीक है बेटा। एंड आफ्टर दैट ये वाला केस देखो, सप्लाई कांस्टेंट है, प्राइस डिमांड चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो हमारा प्राइस डाउन जाएगा। ठीक है, और क्वांटिटी भी अपनी क्या जाएगी, डाउन। ऐसे ही बेटा हमारा अगर सप्लाई इंक्रीज हो रही है बट डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो योर प्राइस इज बेसिकली शिफ्ट टू द डाउन एंड द क्वांटिटी इज बेसिकली एम्बिगियस। ठीक है, एंड आफ्टर दैट अगर सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है, अच्छा एक मैंने यहाँ पे गड़बड़ी करी है, इसको आप ठीक कर लेना, दिस इज डिमांड। ठीक है, तो इस केस में बेटा आपका प्राइस एम्बिगियस है और क्वांटिटी जो है वो डाउन जाएगी। ये जो मैंने आपको टेबल बताई है ना, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, पेपर में ये टेबल बहुत ज्यादा मैटर करेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और इस चीज को आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आज के सेशन में हम लोग इतना रखते हैं। अब रही बात इसके बैक क्वेश्चंस की, तो अब इसके लिए टेंशन नहीं लेना। अभी हमारा पहले यूनिट 2 कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फिर यूनिट 2 कंप्लीट होने के बाद में मैं हर चैप्टर्स के, अगर मैं आपको चैप्टर्स की लिस्ट बताऊं, तो चैप्टर 4, 5, 6, 7, 9, ठीक है, तो 5 चैप्टर्स है। तो ये होने के बाद में, क्योंकि यूनिट 2 30 to 45 मार्क्स की वेटेज रख रही है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो उसके बैक क्वेश्चन में से मैं सेलेक्ट कर लूंगा क्वेश्चन, कुछ अपने पास से क्वेश्चन, फिर वो मिला के सारे क्वेश्चन में बेटा आपको वहां पर करवाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में चैप्टर नंबर 5 के साथ में, जिसका नाम है इलास्टिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। हैव नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।